श्याम काकोड़ी जी के साथ में है और हम बात करेंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, जो इस समय मतलब अपने फॉर्म पर चल रही है। जैसे कि पिछले विधानसभा को देख लीजिए या फिर अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लेकिन ये चुनाव में एक शख्स जो हमेशा मतलब चर्चाओं में रहा है वो राधेश्याम काकोड़िया जी ही रहे हैं। पिछले जब विधानसभा की चुनाव की बात आई थी तो 10 महीने ये जेल में थे। जेल में रहने के बाद उन्होंने चुनाव जीता और जब ये जेल में थे तो जेल में रहने का कारण भी हम थोड़ा बताएंगे आपको कि उमरिया में जो मानपुर में जो घटना उमरिया में जो आंदोलन हुआ था जंगल जमीन को लेके, तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज की, उसके बाद फिर इनको अंदर कर दिया गया, इन पे कई धाराएं लगाई गई। लेकिन यहाँ पे एक सवाल हम अहम हो जाता है कि जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, मंडला के वो सांसद भी थे, मंत्री भी थे, उस समय उनका एक बयान आता है और बयान ऐसा होता है कि वो सारे आदिवासी समाज पर मतलब एक कुठाराघात जैसा महसूस होता है। उनका बयान ये होता है कि वो उनका कहना ये था कि वहाँ पर जो आंदोलन उमरिया में चल रहा था वो आंदोलन उग्रवादी मतलब शब्द से संबोधित किया गया था। तो आज हम पहले राधेश्याम काकोड़ी जी से बात करेंगे। राधेश्याम जी, जब आप जेल में थे वहाँ पर, जी, तो हमने तो पिछली बार बात किया तो आपने सारी चीज़ें बता दी थी कि मतलब वहाँ क्या क्या घटनाक्रम हुआ, लेकिन उसके बाद जब आप बाहर आए तो आप गोंडवाना पार्टी को और पहले पार्टी को कैसे उसमें देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका पुनः जो है धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लगातार आदिवासियों की आवाज़ उठा रहे हैं और इस संदेश को मैं सारे गोंडवाना भूभाग में जिस जिस तरह से मैंने पहले भी जानकारी आपको दी थी कि जो गोंडवाना भूभाग है, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण अमेरिका तक एक बड़ा भूभाग फैला हुआ है। इस बड़े भूभाग में जो हमारे शासन प्रशासन चलता था, तो पहले गंड व्यवस्था बोला जाता था, फिर गंड व्यवस्था के बाद में फिर बना क्या, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था के बाद में फिर आया क्या, शायद उनको मालूम है कि नहीं, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बोल सकता। और जो कुलस्ते होते हैं वो रिश्ते में मेरे काका लगेंगे, क्योंकि मैं राधेश्याम काकोड़िया हूँ, मैं भी सातदेव सगा हूँ, तो इस सगा के हिसाब से वो मेरे काका हैं। लेकिन मेरे काका के मन में और मेरे काका के दिल में आरएसएस ने जगह बना ली है। उनके देखने का दृष्टिकोण और सोचने का दृष्टिकोण जो है जनजातियों के प्रति और यहाँ के आदिम जनजातियों के प्रति, जिनको अभी बड़े गर्व से बोलते हैं वनवासी बोलते हैं, तो उनको थोड़ा सा इस बात को, इन शब्दों को जो है हिसाब से बोलना चाहिए कि आपके पुरखे की बात चल रही है। आप जिस माँ की कोख से जन्म लिए हैं, जिस पिता के खून को आपने अपने शरीर में धारण किया है, उस पिता के उस डीएनए की बात चल रही है। जिस डीएनए की बात मैं करता हूँ, L3MN की बात करता हूँ, और जो R1A1 है, आप R1A1 की बात को अपने समाज के लिए इस तरह से बोल रहे हैं। और अभी तो मैं एक छोटी सी घटना और याद आ गई मेरे को, आपने अच्छा बता दिया। जो चुटका परियोजना बन रही है और एक बसनिया बांध बन रहा है, जिसमें माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते का गांव भी जा रहा है, तो जो अपनी जमीन, अपना गांव और जहां उनके बाप दादा गड़े हुए हैं, उस जमीन को नहीं बचा सकता, तो वो क्या आदिवासियों को बचाएगा और क्या आदिवासियों के विषय में बात करेंगे। विषय इस बिंदु का है। अच्छा, ये अभी लगातार आपके तूफानी दौरे चल रहे हैं भैया, आवाज आ रहा है कि लगातार तूफानी दौरे चल रहे हैं आने के बाद, मतलब आप एक दिन भी बैठ नहीं पा रहे हैं, तो समाज भी मतलब काफी आपको सर आंखों पर रख रहा है। आप जहाँ जाते हैं भीड़ एकदम, कई पार्टियों की तो देखा जाता है भीड़ को खरीदना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। आप पहुँचते हैं उसके पहले ही भीड़ वहाँ दिख जाती है। तो राधेश्याम जी में ऐसा क्या है जो मतलब पब्लिक उनकी ओर खींची चली आ रही है? देखिए, मेरे में ऐसा कुछ व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि मैं प्रकृति को मानता हूँ, प्रकृति में जीता हूँ, और मैं नहीं हूँ, मेरे पुरखों का ज्ञान, जिन महान क्रांतिकारियों और ऐसे 88 शंभू शेख हुए, ऐसे हमारे पहाड़ी पारी कुपाल लिंगो, जिन्होंने इस सगा समाज को ज्ञान दिया, ऐसे हमारी मातृशक्तियों में दाई रायतार जंगो, दाई कलिकंकालीन दाई, पहाड़ी पारी कुपाल लिंगो और हीरा सूखा पाटली, जिन्होंने रेला पाठा के माध्यम से समाज को जगाने का जो कार्य किया। और दूसरा चीज़ है कि हमारे नार की जो व्यवस्था है, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे नार की जो व्यवस्था है, खेरोदाई, मेड़ोदाई और पनघट पन्यानंदाई,
ये हमारे कुटुंब कबीलों की है। शासन प्रशासन और माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को भी मैं बोलता हूँ, क्या अभी आपने यदि लोकसभा में आप चुन के गए, क्या कभी लोकसभा में आपने एक प्रश्न उठाया आदिवासियों के लिए? तो नहीं उठाया। यदि वहाँ पे एक तो प्रश्न उठा देते कि भारत देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और वहाँ से लेके अभी वर्तमान में जब आज़ाद हुआ था, तब जनजातियों के पास में कितनी ज़मीन थी? इस गोंडवाना के जो मालिक थे, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जो पहले जब वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, फिर दूसरा है क्षत्रिय, और तीसरा वैश्य, और तीसरा चौथा जो आता है वो है शूद्र। तो शूद्र में सभी लोग आते थे, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी। तो ये एक थे ना। जब भारतीय संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर को आपने प्रेशराइज करके जो है संविधान बनवाया, और जब संविधान बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कैटेगरी में बांटा, से एक सूची में रखा। लेकिन उस सूची को भी क्या कभी फग्गन सिंह कुलस्ते जी और जितने भी हमारे जनजाति नेता हैं जो आरक्षण सीट से जीत के आते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कभी उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वर्णन किया है, क्या उसको समझने का प्रयास किया है? मैं आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 3 वर्ण हैं, 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला क्या है? जनजाति। दूसरा क्या है? अनुसूचित जाति। तीसरा क्या है? पिछड़ा वर्ग। और चौथा क्या है? अन्य। ये 4 जो कैटेगरी हैं, मैं मेरे शब्दों में बयां करता हूं उनको। जनजाति इसीलिए दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि सभी जनों की एक जाति, सभी जनों का एक संस्कृति, एक रिवाज। वो कौन था? आदिवासी कहलाते हैं। मेड़ों को और अपने नार की व्यवस्था को जो जानता था, जो वहां पे जो सगा समाज, 12 तरह के जो सगा समाज रहते थे, वो उस जाति में क्या थे, उस समाज में क्या थे, उस धर्म संस्कृति, उस सभ्यता में क्या थे, लीन थे। जैसे मैं छोटा सा बता दूं आपको कि एक छोटी सी कहानी है कि जब गांव में खेती होती है तो बिदरी करते हैं। बिदरी क्या होती है? ये R1 A1 नहीं बता पाएंगे। बिदरी होती है कि जब हम खेत में पहले बार जब हम दाने को डालते हैं तो पूरे गांव के किसान इकट्ठे होते हैं। कहाँ पे? खेरोदाई में। किसी मंदिर में नहीं होते हैं, किसी मस्जिद में नहीं होते हैं, किसी गिरजाघर में नहीं होते हैं, किसी गुरुद्वारे में नहीं होते। कहाँ इकट्ठे होते हैं? नार के खेरों में। और जब खेरों में इकट्ठे होते तो फिर वहां पे जब आप सबके सब एक साथ खेती की व्यवस्था को जब व्यवस्थित करते हैं तो आप जनजातियों के, यहाँ के गोंडियन समुदाय के, यहाँ के कोयतुर समुदाय की संस्कृति सभ्यता में काम करते हैं। खेती क्योंकि उन्होंने सिखाया, भीमाल पेन ने सिखाया, तब आप एक हो जाते हैं। पैसा कमाने की बात आई तो एक हो गए, और जब संघर्ष करने की बात आई तो अलग अलग बोलते हैं। कि बोलते कि नहीं मैं ओबीसी का हूं, बोलते कि मैं एससी का हूं, बोलते कि नहीं मैं अल्पसंख्यक हूं। जब पैसा कमाने की बात आई तो आप एक हो गए। तो जब जल जंगल जमीन में जब कब्जा किया जा रहा है, जल जंगल जमीन से 87% जो है खनिज निकाला जा रहा है, इस देश की रेवेन्यू जनजातियों की जल और जंगल जमीन से बढ़ रही है, तो क्या एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी को उस जल जंगल जमीन से निकलने वाले खनिज में, उस निकलने वाली रेत में, उस निकलने वाली जो औषधि हैं, जो आज बाबा रामदेव जो है 12,000 करोड़ से भी ज्यादा जो पैसा कमा रहे हैं, इनसे बाबा रामदेव से भी बड़े बड़े हमारे जो हैं बैगा लोग जो जड़ी बूटियों के ज्ञान को जानते हैं, उनके ज्ञान को सीख कर जो है आज पूरे विश्व में वो जड़ी बूटियां बांट रहे हैं, वो भी क्या है, फर्जी तरीके से। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से जो घोटाला जो हो रहा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश और पूर्व भारत के जो सबसे बड़े नेता कहलाते थे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते, जो जनजाति कार्य विभाग भी रहा है उनके पास में, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी रहा है, इस्पात भी रहा है, ऐसे बहुत सारे मंत्रालय उनके पास में रहे हैं। नहीं, लेकिन ये उग्रवादी शब्द से संबोधित करना, तो क्या आदिवासी उग्रवादी है क्या? मैं आपको वही चीज तो समझा रहा हूँ। आदिवासी की संस्कृति तो सबको समाहित करके चलने वाली है, हैं? तो वो खुद आदिवासी हैं, और वो खुद आदिवासी हैं। दूसरा चीज है कि भाई आप हमारे घर में डाका डालोगे, हमको घर से भगाओगे, यदि हमको घर से भगाओगे तो हम यदि उसका बचाव करते तो हम उग्रवादी हो गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 21 में क्यों लिखा कि हमें हमारे देह एवं प्राण की रक्षा विरक्षा करने की आजादी है? नहीं लिखते बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए तो लिखा ना कि हमको हमारे जल जंगल जमीन से हमें कोई विस्थापित करेगा, जब हमें हमारे आने वाली पीढ़ी के जान को खतरा रहेगा, तो हम अपने भारतीय संविधान के अधिकारों को बचाते हुए और हमारे जो समता है, समता मूलक जीना है, तो आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि हमको समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, न्याय में हमको समता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, व्यापार में हमको समानता मिलनी चाहिए। तो व्यापार में कहाँ समानता मिली? रोजगार में कहाँ समानता मिली? मैं इस बात से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा।
मिला क्या समानता? नहीं मिला। आज आप यूसीसी की बात करते हैं, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं और संसद में रहे हैं। क्या कभी उन्होंने यूसीसी का विरोध किया? नहीं किया। क्योंकि क्या बोले? समानता। अरे तुम्हारे समानता बोलने से, यूसीसी लागू होने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने समता और समानता की बात किसमें कर दी है? प्रस्तावना में कर दी है। तो क्या आपने आज तक समानता लेके आए? आज भी मैं देखता हूँ, हमारे जनजाति क्षेत्र में मैं जाता हूँ, स्कूलों का भ्रमण करता हूँ, बच्चों के साथ में रहता हूँ। मेरे वीडियो देखिएगा यूट्यूब में, मैं बच्चों के साथ में भी जो है उनको सिखाता हूँ कि आज हमारे जो ग्रामीण अंचल में जो प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है, हाई स्कूल है, यहाँ के जो शिक्षक हैं वेल क्वालिफाइड हैं, एग्जाम फाइट करते हैं, बीएड बीएड करते हैं, ट्रेनिंग मिलती है और ट्रेनिंग के बाद में फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन उन जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को पढ़ाने के काम के अलावा सारे काम पकड़ा देती है सरकारें। ये इसीलिए पकड़ाती क्योंकि उनको जो उद्योगपति हैं, जैसे अडानी हैं, अंबानी हैं, टाटा है, हमारा इतिहास जानना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर और ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी बोलते हैं, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज किसके समान है? मुर्दे के समान है। तो हमारे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते इतिहास कहाँ जानते हैं? हमारे जो 47 विधायक चुन के जाते हैं उन कहाँ इतिहास जानते हैं? यदि इतिहास जानते होते तो पेनक मेडी, जहाँ पूरे विश्व में देख लीजिए हर जगह शंकर जी का मंदिर मिलेगा, लेकिन बड़े महादेव का जो थाना है वो कहाँ है? पचमढ़ी के पेनक मेडी में। पेनक मेडी मतलब 5 खंड का भूभाग, जहाँ से हमारे 88 शंभू से एक शासन करते थे। मैं उस शासन की बात बता रहा हूँ, मैं 50,000 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। और किससे चलते थे वो? मूंद सूल सर्री से चलते थे, त्रिगुण सूत्री मार्ग से चलते थे, तब जाके मोद वेरची की प्राप्ति होती थी, सत्य का ज्ञान प्राप्त होता था। मैं आपके माध्यम से सगा समाज को, गोंडवाना भूभाग के जो मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के जो भूभाग फैला हुआ है, उन सभी सगा समाज को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप मूंद सूल सर्री से चलना प्रारंभ कर दीजिए। आपको मोद वेरची की प्राप्ति हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि जो विधायक सांसद चुन के जा रहे हैं वो आपके बच्चों के भविष्य को खत्म कर रहे हैं, आपके हक अधिकार को खत्म कर रहे हैं। नहीं तो जो यूएनओ ने 48 अमेंडमेंट्स बनाए थे, 48 जो अधिनियम बनाए थे, 48 जो अनुच्छेद बनाए थे, उसको कब से भारत में इम्प्लीमेंटेशन कर देते, लेकिन नहीं किया। जो भारतीय संविधान में हमारे लिए मूल अधिकार में 13(3) के तहत जो है हमको जनजातियों को स्पेशल राइट्स मिला। फिर स्पेशल राइट्स को मिलने के बाद में जब हम पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाते हैं तो भाग 10 के आर्टिकल नंबर 244 में क्या बोला? स्वशासन बोला। जब हमारा ग्रामीण कानून बना है तब हम स्वशासन मिलेगा, और उस स्वशासन चलेगा तो पैसे की आवश्यकता होगी। इसीलिए क्या दिया? भाग 12 में 275 में ड़ा में क्या दिया है कि जनजातियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनुदान देगी। जब भारतीय संविधान बना था तब से ये अनुदान है। तो उस राशि का क्या, गरीब नहीं है, गरीब बनाया गया है। और गरीब क्यों बनाया गया? क्योंकि जिन विधायक सांसदों को हमने चुन के भेजा है ना, उनके देखने का दृष्टिकोण, सोचने का दृष्टिकोण, समझने के दृष्टिकोण में आरएसएस है। अच्छा, ये महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं नवंबर में। अब गोंडवाना पहली बार मतलब महाराष्ट्र में भी उतर रही है, अपने कैंडिडेट्स को उतार रही है। तो मतलब एक तो गोंडवाना को मतलब ऐसे लोगों की नज़र है, उनका कहना है कि सिर्फ वोट काटने का काम करती है, लेकिन महाराष्ट्र में भी एक आदिवासी बहुत बड़ा तबका रहता है वहाँ पर, और ये पहली बार मतलब देखा जा रहा है कि मतलब अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मतलब महाराष्ट्र में क्या होना है? देखिए पत्रकार महोदय जी, शायद आपकी जानकारी में एक बात नहीं होगी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 2003 में महाराष्ट्र में एक विधायक थे, और वर्तमान में जिला सदस्य जो है रामटेक के क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक जिला सदस्य है। और दूसरा चीज कि कांग्रेस, भाजपा और आरएसएस ये 3 हैं। कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस, मैं बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, सब जगह फैलाइएगा आप कि कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस, इन तीनों ने षड्यंत्र करके क्या बोला कि गोंडवाना गोंडों की पार्टी है। किसकी पार्टी है? गोंडों की पार्टी। वो भूल गए कि जिस भूमि में, जिस भुइयां में, जिस धरतीदाई में, जिस पिंजियादाई में रह रहे हैं, उस पिंजियादाई का गूगल खोल के देखिएगा, गोंडवाना डालेंगे तो गोंडवाना भूभाग मिलेगा। और गोंडवाना भूभाग इतना विशाल था, गोंडवाना भूभाग में रहने वाले सभी गोंडियन हैं। तो आप भी तो गोंडियन हुए ना। लेकिन हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तब तो
क्यों करेंगे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओबीसी जो है पूरा का पूरा जो है R1A1 को पालने का काम कर रहा है। जितने भी मंदिर बन रहे हैं वो ST SC के लोग मंदिर बना रहे हैं। जैसे राम मंदिर की बात करूं मैं, तो राम मंदिर को किसने बनाया? ST SC OBC माइनॉरिटी, जिसको दलित बोलते हैं। तो दलितों ने पत्थर उठा के लाए, दलितों ने नींव खोदी, दलितों ने सारा चीज बनाया। लेकिन क्या मेरे को बता सकते हैं कोई आदिवासी ST का, जनजाति का, कोई ट्रेनों से भर भर के जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, सब चीज में जाते हैं, क्या ओबीसी का कोई वहां पे पुजारी है? चलो पुजारी मत बनाओ, वहां पे जो धन इकट्ठा हो रहा है, एक बार चला था पुजारी बनाने का, लेकिन विरोध हुआ तो वापस भी हुआ। नहीं, जो धन इकट्ठा हुआ है, क्या उस धन में कोषालय में क्या कोई ओबीसी का, SC का क्या कोषाध्यक्ष है? हम बोलते पुजारी मत बनाओ, ठीक है भाई, पूजा पाठ हमको नहीं आती है, पंडितों को आती है, जो ब्राह्मणों को आती है वो पूजा पाठ करें। लेकिन जो पूजा पाठ करने के बाद में जो धन रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, क्या उस रेवेन्यू, उस कोषालय का कोई अध्यक्ष बनाया ST SC OBC का? हमको तो संपत्ति में अधिकार चाहिए ना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मंदिर पकड़े रहो, तुम्हारे जो भगवान उसको पकड़े रहो। हमने प्रकृति को पकड़ा है, हम जल जंगल जमीन, धरती जल वायु आकाश अग्नि को हम प्रत्यक्ष जो दिख रहा है हम उसको मानते हैं। जब जो दिख रहा है वो हमारे अनुभव में आता है। यदि ऑक्सीजन, यदि आज ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई है, दिल्ली का, मैंने जब जेल में था तो टीवी में देखा करता था कि दिल्ली की हवा जो है प्रदूषित हो गई है ना। जब दिल्ली की हवा प्रदूषित हो गई है तो हमारे जितने मंदिर मस्जिद में जो भगवान बैठे हुए हैं, जो अल्लाह ताला बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे जो गॉड बैठे हुए हैं, सारे लोग उनसे प्रार्थना करते, सारे लोग उनसे अर्जी विनती करते, वो जो प्रकृति में जो ग्लोबल वार्मिंग में जो हवा प्रदूषित हुई वो ठीक हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने सारे पेड़ काट दिए और शहर बना दिए। तो हम जनजाति लोग जो है, आदिम जनजाति क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है कि जल को संरक्षित करो, जंगल को संरक्षित करो। जब जल और जंगल संरक्षित होगा तो प्रकृति संतुलित रहेगी। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में मतलब क्या उम्मीद है आप लोगों को गोंडवाना को लेकर? देखिए, महाराष्ट्र में क्या उम्मीद है, मैं इस विषय में आपको मैं स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ कि जब तक अंतिम छोर का व्यक्ति जो मतदाता है वो अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जानेगा और इस देश के प्रति, संविधान के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानेगा, तब तक वो छलता रहेगा। दूसरा चीज है कि हमको जो मौलिक अधिकार मिले हैं, भारतीय संविधान को पढ़ाने की जिम्मेदारी हर शासन सत्ता की होनी चाहिए। भारतीय संविधान को पढ़ाने की जिम्मेदारी हर मास्टरों को होनी चाहिए कि स्कूल में